Yes, hello everyone. We are going to proceed with this topic. Okay, what is the name of the topic is Evils of Indian Society. इंडिया के कंसोलिडेशन और इंटीग्रिटी की बात है, एकता और समानता की बात है, उसकी बात करने वाले हैं। सो देखो, पूरी जो दास्तान है, पूरी जो कहानी है, वो क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो जो इविल्स यानी कि जो शैतान है, उनका नाम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। क्या कहते हैं उसको? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। दूसरा जो टर्म है, इसको हम कहते हैं कास्टिज्म। फिर आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं रेसिज्म, और फिर आता है रीजनलिज्म। और इसमें एक चीज और आता है, इसको हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो थ्रेट है ना हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर, यानी कि सिंपल शब्दों में इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का अगर सबसे बड़ा थ्रेट कोई है, या नेशनलिज्म के साथ साथ इसको हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म, वो कंट्री हमेशा डेवलप करेगी। ओके, वो कंट्री हमेशा डेवलप करेगी जहां के लोग, जिस कंट्री के सिटीजन्स, उसके नागरिक, उसके अपने, जिनका तन और मन दोनों उनकी अपनी कंट्री में ही रहता। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहां लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनका शरीर, जिनका जिस्म, जिनकी बॉडी तो इंडिया में है, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा, उनका दिल, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार सरहद पार, कहीं पाकिस्तान, तो कहीं बांग्लादेश, तो कहीं अफगानिस्तान, तो कहीं पैलेस्टीन में। ठीक, इन सब को डिस्कस करने से पहले एक चीज समझ लेना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडिया का आज की डेट में हमारा, वो है हिपोक्रेसी, दोगलापन। ये दोगलापन जो खा जाता है हमारी इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारी यूनिटी, हमारा सब कुछ। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, शपथ लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का। उस शपथ में बस देखना, जिसे कहते हैं ना दोगलापन, उस शपथ में ये क्या कहते हैं जब शपथ एंड कर रहे होते हैं अपनी, तो ये कहते हैं जय भीम। मैं भी कहता हूं जय भीम, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है ये, यस जय भीम। फिर ये कहते हैं जय मीम, बिल्कुल मैं खुद कहता हूं, ये भी खूबसूरत स्टेटमेंट है, जय मीम। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं जय फिलिस्तीन। जय हिंद का नारा लगाने में इनको तकलीफ, भारत माता की जय बोलने में इनको तकलीफ है, वो धर्म के खिलाफ हो जाता है। लेकिन जय फिलिस्तीन, इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टीन के साथ मुद्दा, देखो दोगलापन किसे कहते हैं वो समझिए जरा, और लीडरशिप जब गलत हो जाती है तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है उसको समझिए जरा। जब मतलब ये पैलेस्टीन का मुद्दा जो पिछले करीब 1.5 सालों से चल रहा है, और पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदुस्तानी हैं, इंडियन भारतीय हैं, जो सड़कों पर उतरे हैं कैंडल मार्च लेकर, पीस। ये रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये दुआएं कर रहे हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, हे जीसस, ये वो पता नहीं जितने भगवान है सबको बुला लिया कि देखिए पैलेस्टीन में जैसे इंसानियत तार तार हो रही है, लोग मर रहे हैं, ऐसा एकदम परेशान हो रहे हैं, बचा लो उनको। ये दोगलापन। सिर्फ पैलेस्टीन में लोग नहीं मर रहे, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मॉडर्न डे हेल्थ, सीरिया, लिबिया, सुडान, साउथ सुडान, बांग्लादेश, म्यांमार, कश्मीर, श्रीलंका, राइट, इन सब जगह लोग मर रहे हैं। और अगर धर्म की बात करना है, कहते हैं कि अरे हमें पैलेस्टीन के मुसलमानों से हमदर्दी है, तो मुसलमान सीरिया में भी मर रहा है, मुसलमान लिबिया में भी मर रहा है, ईरान, इराक, सब जगह मर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
वहां भी मुसलमान मर रहा है। अगर किसी में दम है ना तो वो चाइना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल के दिखाए, चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर खड़ा होकर दिखाए, क्योंकि रोज न जाने कितने सालों से न जाने कितने उइघुर एक कम्युनिटी है, ध्यान से इसको समझ लेना। ओके, देयर इज अ कम्युनिटी नोन एज उइघुर्स, UIGHURS। ओके, देयर इज अ कम्युनिटी नोन एज उइघुर्स। खैर जाने दो, फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इनको क्या ही डिस्कस करना। ओके, उइघुर एक कम्युनिटी है जो मुस्लिम है, प्रीडोमिनेटली दे आर मुस्लिम्स लिविंग इन द शिनजियांग रीजन ऑफ चाइना towards the western coast of western corners, not coast, sorry, western corners of China. There is a province of China that is named as Xinjiang, और वहां पर हजारों उइघुर मुस्लिम का कत्लेआम कर चुका है चाइना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। और किसी में दम है, किसी में औकात है तो उठाए आवाज चाइना के खिलाफ, है ना। पापा वहां से चाइना वाले पापा पूरी फंडिंग रोक देंगे पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान की, राइट? नहीं नहीं, वहां उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। रोहिंग्याज मारे जा रहे थे म्यांमार में, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी कब जागी? जब वो इंडिया आए। ठीक, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं ना दोगलापंथी, एक जमाने में पैलेस्टीन के लिए कह रहा था कि पैलेस्टीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं, भारत सरकार से ये अनुरोध है कि पैलेस्टीन के जो है लोगों को इंडिया बुलाया जाए, उनको शरण दी जाए, उनको मेडिकल जो है ट्रीटमेंट दिया जाए, स्कूलों में कॉलेजेस में एडमिशन कराया जाए। और यही मुसलमान जब मुसलमान कह रहा हूं, यही इंसान, राइट, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, सिंपल शब्दों में बोलें तो। ठीक, ये जब अब पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से कुछ इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया कि इलीगल माइग्रेंट हैं, तो यही अब पार्लियामेंट में आकर कह रहे हैं कि अरे इतने इंडियंस वापस इंडिया आ जाएंगे, कितना खर्चा बढ़ जाएगा, उनको रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या। भाई, जब पैलेस्टीनियंस को तू बुला रहा था तब तेरे अंदर देश की अर्थव्यवस्था का दिमाग नहीं आया, ख्याल नहीं आया, राइट? दोगलापंथी, हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। पैलेस्टीन में क्यों इतना रोना गा रहे हैं हम, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सेफ पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन का नारा लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां मरने वाला मुसलमान है लेकिन मारने वाला मुसलमान नहीं है, तो हमारी हमदर्दी जाग उठी। ठीक, ये प्रॉब्लम है, ये कहानी है। सीरिया में मर भी मुसलमान रहा है, मार भी मुसलमान रहा है, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। अफगानिस्तान में मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वंस अगेन चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, इतनी हमारी औकात नहीं है ना। और सिर्फ बात मुसलमानों की ही क्यों करनी, हमारे जो दूसरे कम्युनिटी हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे जो हिंदूज हैं, कहां के लिए खून खोल रहा है, कहां के लिए नारे लगाए जा रहे हैं? बांग्लादेश के लिए, राइट? बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है। देखो भाई, हिंदू तो हमारे यहां मंदिरों के बाहर भूखा मर रहा है। बहुत सारे हिंदूज हैं ऐसे जो तो हिंदुस्तानी भी हैं, हिंदुस्तान में ही हैं। कई हिंदू हैं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं बेचारे, उनके पास अपने दवा दारू के इलाज के लिए पैसा नहीं है। दारू के लिए ना अच्छी बात है, दवा के लिए पैसा नहीं है। ठीक, बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे, राइट, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, भूखे सो जा रहे हैं। यहां हमदर्दी नहीं जागती। हमदर्दी कहां जाग रही है? बांग्लादेश। अरे वो हिंदू होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, वो बांग्लादेशी हैं, वो वहां रह रहे थे, अपने रिस्क पे रह रहे हैं, तो अब जो हो रहा है उनके साथ, अब उसमें हम क्या करें? वो जो पैलेस्टीन में रह रहे हैं वो मुसलमान है कि नहीं, मेरा उससे कोई ना देना नहीं है, वो पैलेस्टीनियन है। और उंगली तो देखो पैलेस्टीनियंस ने ही करी थी। हमस ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था, जानते हुए कि इजराइल क्या चीज है। पूरा मिडिल ईस्ट अकेले तबाह करने की ताकत रखता है सिर्फ एक अकेला इजराइल। बस एक अपना आयरन डोम टोटली 360 डिग्री में एक्टिवेट कर देना, अपना रेड सर्कल, अपना येलो सर्कल और अपना ब्लू सर्कल, एक बार में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट साफ कर देगा इजराइल, राइट? इजराइल ने दिखा दिया था दम अपना अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले, जब लेबनान में अचानक से पेजर और वॉकी टॉकीज और मोबाइल फोन फटने लग गए। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पाई एजेंसी अगर कोई है तो उसका नाम है मोसाद। वो इंटरपोल, CIA, FBI या रॉ भी नहीं है,
दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम अगर है तो उसका नाम है मोसाद, राइट। अब ये जो मोसाद है, अगर हम मोसाद की बात करें, राइट, तो उसने बताया है कि किस तरीके से इजराइल में बैठे बैठे लेबनान में पुलिस वालों के पास जो वॉकी टॉकी जो पेजर है उनको ब्लास्ट किया जा सकता है। उसने ईरान को यह मजा चखाया है, और वो पैलेस्टीन और गाजा तो उसने पूरा शहर ही साफ कर दिया। और अब बात आती है वंस अगेन हिपोक्रेसी की, तो हिपोक्रेसी यही है, ओके, हिपोक्रेसी जो है यही है कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं भाई, मैं क्या करूं, बांग्लादेशी हैं, मुझसे मेरे अपने देशवासी नहीं संभल रहे हैं, पूरे 145 करोड़। फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है, मैं क्या करूं, राइट। मैं क्यों सड़कों पर उतरा हूं, क्यों लड़ रहा हूं मैं कि मैं फलस्तीन के साथ हूं, मैं इजराइल के साथ हूं, मेरा क्या लेना देना इनमें से किसी से भी, राइट। बात आती है अधिकारों की, जब भी बात आ जाती है राइट्स की, हमारे यहां अगर एक राइट ऊपर नीचे कुछ हो जाए ना, पता किसी को कुछ नहीं है, सड़कों पर उतर जाएंगे, चक्का जाम हो जाएगा। वहीं अफगानिस्तान के अंदर एक सरकार है, सरकार का नाम है तालिबान, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली, उसने वहां पे सरकार बनाई। और अभी नवंबर 2024 में उन्होंने एक रूल पास किया है, देखना रूल कितना बेहतरीन है। नवंबर 2024, यू कैन गूगल इट एंड सर्च फॉर इट इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, इन केस, बिकॉज मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं अभी जो सुनकर हलक से नीचे एक बार में उतरती नहीं है। नवंबर 2024 में अफगानिस्तान की सो कॉल्ड तालिबानी सरकार ने एक रूल पास किया और उसमें बोला कि अब विमेन कैन नॉट टॉक टू अ विमेन, एक औरत दूसरी औरत से बात नहीं कर सकती, अ फीमेल कैन नॉट टॉक टू अ फीमेल। वो एक बार एक रूल बनाते ना, अ फीमेल कैन नॉट टॉक टू अ मेल, तो मैं मान लेता यार ऑर्थोडॉक्स जो है स्कूल से आते हैं तालिबानी, स्टीरियोटाइप मेंटालिटी रखते हैं, पिछड़े सोच से जो है, पिछड़ी सोच की पैदाइश है, ठीक है, या यूं कह लो साले कुछ नहीं, हलाला की पैदाइश है बस, तो शायद मैं मान लेता, ठीक। लेकिन इन्होंने एक रूल पास किया है, ऑफिशियली एक गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू किया है, जहां पर उन्होंने बोला है अ विमेन कैन नॉट टॉक टू अ विमेन। और इसके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं है, इसके लिए कोई सवाल नहीं है, किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली कि अरे यार देखो अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नाम है शेख शाहजहां, जिनके ऊपर मई 2024 में एलिगेशंस लगे कि इन्होंने न जाने कितनी फीमेल्स का, इन्होंने और इनकी पार्टी के दूसरे कुछ मेंबर्स ने न जाने कितनी फीमेल्स का रेप किया होगा। संदेश खली करके एक जगह पड़ती है हमारे वेस्ट बंगाल में, हमारे वेस्ट बंगाल में, इंडिया के वेस्ट बंगाल में, राइट। शायद आपने न्यूज भी नहीं सुनी होगी, नाम भी नहीं सुना होगा कि संदेश खली करके एक जगह पड़ती है जहां पर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां की रूलिंग पार्टी का, जिसका नाम है शेख शाहजहां। साले ने अपने नाम को ज्यादा सीरियसली ले लिया, शाहजहां, ठीक। शाहजहां भी शाहजहां नहीं था, वो तो बस उसको हमारे इतिहासकारों ने जबरदस्ती बना दिया है, ठीक है, हालांकि औकात तो उसकी भी कुछ खास थी नहीं अगर रियलिटी में बात करें तो, राइट। हार चुका था अफगानिस्तान के बहुत सारे एरियाज, भाई आशिकी में व्यस्त रहते थे ज्यादा, तो जंग लड़ने आता था नहीं, तो अपनी समाज को जो है बचाएंगे क्या, अपना जो है सल्तनत बचाएंगे क्या। लेकिन उधर एक संदेश खली में बैठा शेख शाहजहां जो कि एमएलए है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे कि न जाने कितनी फीमेल्स का रेप किया है उसने। 4 दिन मीडिया में बवाल भी नहीं हुआ था, 2 दिन तक एक कवरेज आई थी, वो भी 100 सेकंड 100 खबरों में जो फटाफट खबरें आती है ना उन पर, उसके बाद से वो न्यूज ही गायब कर दी गई। लेकिन अभी भी गूगल करोगे 2-4 आर्टिकल्स में मिल जाएगा, राइट, ओके। तो ये प्रॉब्लम हमारी भी है ना, ये हम भी समझते हैं ना इन चीजों को कि यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही आंखें बंद करके चलते हैं, हमें आंख बंद करके, और वो गांधी जी के 3 बंदर जो है ना, हमने उनको सीरियसली ले लिया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। हमने बुरा छोड़ा, हमने बस देखना, सुनना और बोलना ही छोड़ दिया, राइट। तो ये प्रॉब्लम रही है, और इसकी वजह से हमारी लीडरशिप ही खत्म हो चुकी है, करप्ट लीडरशिप, करप्ट लीडर्स, और उन सब का खामियाजा तुम भुगतते हो, मैं भुगतता हूं, हम सब भुगतते हैं।
आप, मैं, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और वही वाली बात है ना कि जापान में जापानी रहते हैं, चाइना में चीनी रहते हैं, चाइनीज, अमेरिका में अमेरिकन रहते हैं, ब्रिटेन में इंग्लिश रहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, हिंदुस्तान में चुनिंदा हिंदुस्तानी ही रहते हैं। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का तन यहां तो मन शायद बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फलस्तीन, पता नहीं कहां। किसी का मन कनाडा में, किसी का मन ऑस्ट्रेलिया में, किसी का मन इंग्लैंड में, किसी का मन अमेरिका में। ये रियलिटी है हमारे समाज की आज। और उसके बाद जब हमारे साथ कुछ गलत होगा, करप्शन होगा, ठीक से बिजली नहीं मिलेगी, सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा ठीक से, राशन नहीं सप्लाई हो पाएगा ठीक से, रेट जब बढ़ने लगेगा, इन्फ्लेशन होने लगेगा, जो मेन स्ट्रीम कमोडिटीज हैं, जो डेली यूज कमोडिटीज हैं, जब वो मार्केट से वाइप आउट होने लगेंगी, उसके बाद हम चिल्लाएंगे हाय दैया देखो सरकार हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। टमाटर का भाव 200 किलो होने दो, राइट, और फिर देखो कैसे बवाल होता है। इंटरनेट का रिचार्ज, आपके मोबाइल फोन का रिचार्ज 50 रुपए बढ़ जाए, 100 रुपए बढ़ जाए तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरी संपत्ति छीन ली। उस वक्त सारा दिमाग, सारा विजडम हमारा एक बार में तैयार हो जाता है। लेकिन वही ऑन द वेरी कॉन्ट्ररी, अगर नेशनल कोई एक मुद्दा हो ना, कोई इश्यू हो, तो शायद पन्ने न्यूज़पेपर के पलटते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए हम देखते जरूर हैं, लेकिन कुछ ही चंद सेकंड्स में उन्हें भूल भी जाते हैं, राइट? और उसके बाद जन्म लेती हैं ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि हमें भड़काया जाता है। कुछ लोग आते हैं, कैमरे के सामने खड़े होते हैं, माइक लगाते हैं, भीड़ के सामने, हजारों लाखों की भीड़ के सामने कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, और फिर बताएंगे कि असली मर्द कौन है, साफ कर देंगे इतने करोड़ जनता को। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की मिट्टी पर खड़े होकर कसाब मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, जो कि 26/11 हमलों का एक टेररिस्ट था जिसे जिंदा पकड़ा गया था, उसे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का ही एक एमपी कहता है वो बेचारा बच्चा कसाब, राइट? बेचारा बच्चा कसाब, राइट? सो ऐसे में तो हम पीछे ही रहेंगे ना। जब इंटरनेशनल मीडिया ये सारी चीजें देखती हैं तो वो बताती है ना ये बात, वो ये नहीं बताते कि इंडिया के कुछ लोग, वो ये बताते ना कि देखो इंडिया के अंदर इंडियंस कैसे हैं, ये अपने ही देश के सगे नहीं है, ये हमारे क्या होंगे। हम कितना भी नारा देते रहे विश्वगुरु विश्वमित्र का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक हम आपस में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी, फ्रेटर्निटी एंड हार्मनी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम को समझते नहीं है, तब तक ये नहीं हो पाएगा। और बेसिक लेवल पर प्रॉब्लम है एजुकेशन, क्योंकि बचपन से ही मैंने एजुकेशन अपने बच्चों को वो नहीं दी है जो मुझे देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्कूल में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं जरूर, उसमें सेक्युलरिज्म पढ़ा है, उसमें इंटीग्रिटी पढ़ी है, उसमें यूनिटी पढ़ी है, हम सब लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है स्कूल में, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जिसपे ना तो टीचर्स उतना ध्यान देते हैं ना ही पेरेंट्स, क्योंकि वो बस एक सब्जेक्ट है जिससे ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। सबको यही पता पूछना होता है कि मैथ्स में कितना आया, फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, बायोलॉजी में कितना आया, आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे कि नहीं, और डॉक्टर और इंजीनियर बन के अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं जाकर जो है सेटल हो जाओगे कि नहीं, महंगा घर लोगे कि नहीं, बड़ी गाड़ी लोगे कि नहीं, करोड़ों में कमाओगे या नहीं। और देखा जाए तो किसी भी पेरेंट्स का ये डिमांड रखना फिर गलत भी नहीं। क्यों इंडिया के बेस्ट जो टैलेंट हैं, जो कैलिबर हैं, वो इंडिया से बाहर हैं? रीजन यही है कहीं ना कहीं, ओके? और उसके पीछे हम सब की है भागीदारी, इसमें हम सब एक साथ जिम्मेदार। वी ऑल टुगेदर, ऑल एट वंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? वी ऑल टुगेदर, all at once, we all are responsible, okay? So when we just focus, when we just talk about these issues, okay, so what we have, patriotism. ये patriotism कहां से आएगा? ये patriotism वहीं से आएगा
ओके, जहां नेशनलिज्म होगा। और नेशनलिज्म कहां होगा? जहां ये सारी चीजें नहीं होंगी, जहां से इन सारी चीजों को एलिमिनेट किया जाएगा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कट्टरपंथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं हम, कट्टरपंथी हमारे अंदर और आती जा रही है। कास्टिज्म, जातिवाद को हम ही बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे बने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट थे, जिनमें बुद्धिज्म भी हुआ, जैनिज्म भी हुआ, और हमारा सबसे ग्रेट सिखिज्म भी हुआ, जो जाति प्रथा के खिलाफ था, जिसमें यह बात कही थी कि जाति गलत है, नहीं होनी चाहिए। और आज वो रिवोल्यूशनरी इवेंट्स जिनकी वजह से दुनिया के बेहतरीन धर्मों ने जन्म लिया, चाहे बुद्धिज्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, किसी भी एक बात, हम ये इन रिलीजन्स की बात करें जो दुनिया के बेहतरीन इवेंट्स माने जाते हैं, आज वो खुद कास्ट में बढ़ चुके हैं। राइट? गुरु नानक देव सबसे बड़े ओपोनेंट थे कास्ट सिस्टम के, सबसे बड़े ओपोनेंट। लेकिन आज सिखिज्म भी हमारा कास्ट में बढ़ चुका है। राइट? गौतम बुद्धा was absolutely against, absolutely 100% against caste system. बुद्धिज्म खुद कास्ट में बट गया। हिनयान, महायान, अलग बुद्धिज्म आ गया। जैनिज्म कास्टिज्म के अगेंस्ट था, दिगंबर, श्वेतांबर, इसके अंदर सारे टाइप्स ऑफ कास्ट निकल कर आ गए। और हिंदुइज्म में पहले से ही कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, वर्ण सिस्टम, जो कि किसी जमाने में हमारे प्रोफेशन पर बेस्ड हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बाय बर्थ हो गया। राइट? ओके, सो ये सब ये सारी चीजें जो आई, ये स्ट्रेटा, ये लेयरिंग, ये स्ट्रेटाफिकेशन, ये सब जो किसने किया? ये आपने किया है, मैंने किया है, वंस अगेन हम सब ने मिलकर किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। राइट? देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट? रेसिज्म, जातिवाद। आज भी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आता हूं ना, तो आज भी मेरे लिए बहुत नेगेटिव टर्म्स यूज किया जाता है। ओ, ये तो चिंकी है। इससे ज्यादा वाहियात कुछ नहीं हो सकता। राइट? मुझे मेरा नॉर्थ ईस्ट, जो कि इस देश का सबसे साफ सुथरा इलाका है, मेरा नॉर्थ ईस्ट जिसका कल्चर उतना ही रिच है जितना नॉर्थ का है, जितना साउथ का है। मेरा नॉर्थ ईस्ट नेचुरल वंडर है। डाउकी रिवर है मेघालय में, जो दुनिया की क्लीनेस्ट रिवर है। अरुणाचल और नागालैंड के जो गांव हैं, उनमें गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरी गलियां। लेकिन है अभी भी हमारा नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म का शिकार होता है। राइट? वो एक टर्म ले लिया जाता है, अरे शिंकी। हाँ, मैं एक नाम लेता हूं जो 100% आई एम श्योर आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। 100% आई एम श्योर, जैसे बोलता हूं मैं बिना सुने। एक नाम है नीडो तान्या। सुना है किसी ने ये नाम? नहीं सुना है। लगभग 2013 के आसपास की बात है। नीडो हमारे नॉर्थ ईस्ट से ही आने वाला एक टीनेजर लड़का हुआ करता था अनफॉर्चुनेटली। नीडो अब इस दुनिया में नहीं। नीडो दिल्ली में रहता था, पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत ही टैलेंटेड लड़का हुआ करता था नीडो। ये एक रोज कहीं से गुजर रहा था जहां पर कुछ लोकल लड़के मनचले कुछ बैठे हुए थे। तो नीडो के ना बाल बड़े खूबसूरत थे, बड़े सिल्की बाल, कुछ ग्रे कलर के बाल हुआ करते थे नीडो के, और बहुत खूबसूरत लड़का हुआ करता था नीडो। इसे कुछ लोगों ने कुछ एक रेसिस्ट कमेंट किया। नीडो ने उस रेसिस्ट कमेंट के अगेंस्ट उन लड़कों को बोला कि यार ये नहीं करो प्लीज। और वो लड़के इतने वायलेंट हो गए नीडो के इस बात पर कि उन्होंने उस रेसिज्म, उस रेशियल कमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली लिया कि उसे मारना शुरू किया। और अग्रेशन में उन लड़कों ने नीडो को इतना मारा कि नीडो वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। ये रेसिस्ट कमेंट था जिसकी वजह से नीडो की जान चली गई। एक टीनेजर छोड़ो, एक
लड़के की जान, लड़का लड़की किसी की भी जान जाती है मारपीट में। क्यों? क्योंकि उसने आवाज उठाई एक रेसिस्ट कमेंट के अगेंस्ट, राइट? कि यार ये रंग रूप के आधार पर मेरे साथ क्यों ये बातें कर रहे हो। और फिर आता है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कि मैं पंजाब से आता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं, मैं कश्मीर से आता हूं, मैं तमिल से आता हूं, मैं कन्नड़ से आता हूं, मैं बिहार से आता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। लेट मी कोट हियर द मूवी खट्टा मीठा। अक्षय कुमार की एक मूवी है, करीब 17-18 साल पहले आई थी। ये जो खट्टा मीठा मूवी है, इसके अंदर की कहानी को जरा समझ लो। इसमें एक डायलॉग आता है, अक्षय कुमार ने इस मूवी में डायलॉग दिया है कि आप जापान में जाओगे आपको जापानीज मिलेंगे, इटली में जाओगे आपको इटालियन मिलेंगे, अमेरिका में अमेरिकन मिलेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी मिलेंगे, लेकिन इंडिया में इंडियंस कहां मिलते हैं? इंडिया में इंडियंस सिर्फ और सिर्फ एक दिन मिलते हैं, वो है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में। अभी बस 10-15 दिन में है हमारा क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, उस दिन आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे, बस उसी एक दिन बस। उसके बाद हम हैं हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड सो ऑन, राइट? सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी एक ओल्ड एज में भी, बीमार हालत में भी 565 यस 565 रियासतों में टहलते हैं इस देश को कंसोलिडेट करने के लिए। त्रावणकोर, जोधपुर, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क थे जिनको अपने में जोड़ना, लेकिन सरदार पटेल ने हार नहीं मानी और उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया और आयरन मैन ऑफ इंडिया बने, हु इज द सिंबल ऑल्सो फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट? और आज सरदार पटेल जिंदा होते ना तो यही सोचते कि यार इतनी मेहनत मैंने किस लिए करी थी, जब इनको बट के ही रहना है तो रहन दो। वही वाली कहानी है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे मतलब यहां पे धर्म से नहीं है, जाति से भी नहीं है, किसी रंग रूप, किसी वेशभूषा, किसी रेस से भी नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे मतलब यहां पर रीजन से है। प्लीज यूनाइटेड इंडिया रहिए। कटने के बाद, अलग होने के बाद मेरा और आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, अपना घर बार सब लुटाया है आपके और मेरी आजादी के लिए, राइट? उनके बलिदान को, उनका वो जो था ना सैक्रिफाइस, उनको इस तरीके से मत खराब होने, राइट? सो रीजनलिज्म। और उसके बाद लास्ट में आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। खैर इसके ऊपर तो कुछ बोलना भी अपने आप में शर्म की बात है कि 2025 21वीं शताब्दी भारत, जहां औरत का दर्जा देवी के बराबर होता है, राइट? वहां पर आज भी वुमेन अगर एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखी जाती है, वुमेन आज भी अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखी जाती है कि अरे ये तो चूल्हा चौका के लिए है, ठीक, घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए है, तो अब इस पे आगे कुछ बोलना भी मुझे लगता है बिलो द बेल्ट वाली बात होगी, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना भी गलत होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल चूड़ी, हाथ में पहनते हैं ना चूड़ियां, चूड़ियां कब कमजोरी की निशानी बन गई मुझे समझ में नहीं आता। एक बहुत बड़ा सवाल रहता है मेरे मन में हमेशा, अगर आप में से किसी को जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट में बताना जरूर, कि जो चूड़ी है ये कमजोरी की निशानी कब और कैसे बन गई। चूड़ी पहने तो मैंने वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई को देखा था, वो उन्हीं के लिए कहावत डाली गई ना कि लड़ी वीर मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो तो चूड़ी पहने तो मैंने उन्हीं को देखा था। और वो अकेली वीरांगना थी जो पूरे ब्रिटिश हुकूमत पर भारी पड़ी थी, पूरी ब्रिटिश फौज पर भारी पड़ी थी। उस टाइम पीरियड पर अगर दगाबाज नहीं होते ना तो आजादी 1857 में ही होती। वही है, दगाबाज तब भी थे, आज भी हैं, ठीक? उस वक्त भी एक रियासत थी जो दगाबाज निकली, आज अब कुछ लोग हैं जो दगाबाज हैं। उस वक्त एक रियासत दगाबाज निकली, इस वक्त लाखों करोड़ों लोग दगाबाजी कर रहे हैं, राइट? तो वो चूड़ी कैसे जो है कमजोरी की निशानी बनी, समझ में नहीं आया मुझे कि क्यों वो लोग बोल देते हैं कि जब किसी को कमजोर बताना होता है तो डरा हुआ बताना होता है कि हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या।
चूड़ी पहने तो मैंने रानी जिंदन को भी देखा था, और चूड़ी पहने तो मैंने अपनी मां को देखा। और पर्सनली स्पीकिंग, मैं अपनी मां से ज्यादा स्ट्रांग, अपनी मां से ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा हिम्मत वाली दूसरी किसी लेडी, आदमी, किसी को जानता ही नहीं। ठीक, 2 बच्चे पाले हैं उन्होंने। एक जो हादसे में 11,000 वोल्ट का करंट लगा, 1 साल अस्पताल में रहा, हाथ कटवा लिया, उसको भी आगे जो है उन्होंने पाला, और एक दूसरी बच्ची को पाला जो मानसिक रूप से जो है थोड़ी सी कमजोर निकली। और मेरी मां के चेहरे पर कभी मेरे को आज तक एक शिकन देखने को नहीं मिला। राइट, सो आई हैव सीन माय मॉम, वो भी चूड़ी पहनती है हाथ में, और मेरे फादर से ज्यादा स्ट्रांग है मेरी मां। राइट, तो मुझे समझ में नहीं आया ये बात, कभी भी समझ में नहीं आई ये बात कि चूड़ी कैसे निशानी बन गई कमजोरी की। राइट, ओके, तो ये चला आया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वही है, हमारे यहां तो देवी है औरत, हमारे यहां वॉम्ब की पूजा होती है। राइट, हमारे यहां देवी काली है तो देवी दुर्गा भी है, तो देवी सरस्वती भी है, तो देवी लक्ष्मी भी है ना। हमारे यहां तो अगर रानी लक्ष्मीबाई हैं तो हमारे पास रानी जिंदन भी है, हमारे पास जो है ताराबाई भी थी, हमारे पास रानी कर्णावती भी है, हमारे पास रानी गेदनलियू भी है ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? राइट, कोई नहीं बता सकता कि कैसे अचानक से औरत कमजोर हो गई। ठीक, क्यों आज तक इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अगर हुई तो एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई। 78 साल का इतिहास हो गया आजादी का, 75 साल हो गया है सरकार बन के। क्यों आज तक अगर देश में राष्ट्रपति हुए तो 2 ही फीमेल हमारे को प्रेसिडेंट्स मिल पाई, एक प्रतिभा पाटिल और दूसरी हमें अब मिली है द्रौपदी मुर्मू मैम। क्यों इकलौती डिफेंस मिनिस्टर रही निर्मला सीतारमन, इकलौती फाइनेंस मिनिस्टर रही फीमेल निर्मला सीतारमन। राइट, क्यों आज तक एक भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली मुझे? क्यों आज तक एक भी फीमेल सीएजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं मिली मुझे? क्यों आज तक ऐसा नहीं हुआ? इस बात का कोई जवाब नहीं। ठीक, क्यों ऐसा जो है नहीं हो पा रहा है, इस बात का कोई जवाब नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि हमारी वो पुरानी पिछड़ी तकियानुसी सोच, हमारी ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप कट्टरपंथ मेंटालिटी हमारे आड़े आ जाती है। हिंदुस्तान का लाखों करोड़ों टैलेंट घर में बर्तन धुल रहा है, खाना बना रहा है, राइट, कपड़े धुल रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, और वो टैलेंट अगर काम कर रहा होता ना, हाथ में हाथ बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर, तो आज हमारी जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, परचेसिंग पावर पैरिटी, खैर पीपीपी तो फिर पहले से भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, टैक्स टू जीडीपी एंड द ओवरऑल ग्रोथ रेट, वो किसी भी चाइना, अमेरिका और किसी से भी आगे ही होता। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई एक टैलेंटेड, कैलिबर, कैपेबल वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स की कमी नहीं थी इंडिया में, कमी हमेशा से रही है टैलेंटेड, कैलिबर, कैपेबल वर्कफोर्स की, और इसने हमेशा से सताया है। राइट, सो इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसा कि मैंने बोला था, ओके, वो ये सारे हैं। काश एक रोज ऐसा आए ना जब इसको हम बस ऐसे साफ कर पाए, इसको हम पूरी तरीके से ऐसे खत्म कर पाए। राइट, वो रोज न जाने कब आएगा, वो तब आएगा जब हम पैट्रियट हो पाएंगे, जब हम अपने आप को कह पाएंगे कि हाँ, अब हम हुए हैं नेशनलिस्ट। राइट, इंडिया में सिर्फ इंडियंस रहते हैं। राइट, उस रोज कह पाएंगे हम कि हाँ, अब वक्त आ गया है इन चीजों को मिटाने का। ओके, बस उसी वक्त कह पाएंगे कि हाँ, नाउ इट इज टाइम, कि ये चीजें अब हिंदुस्तान में नहीं होती। राइट, कि पूरी तरीके से इनका सफाया कर दिया गया है। तब वो दिन लौट, तब वो शायद कब बोल पाएंगे, कब नहीं। राइट, गॉट इट? सो रीजनलिज्म की सिंपली बात करते हैं। आज की डेट में रीजनलिज्म को लेकर दो या कई, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। मणिपुर इज बर्निंग,
इट्स बर्निंग सिंस लास्ट 2 years। कुकी और मेटी कम्युनिटी के बीच वहां सिविल वॉर चल रहा है, सरकार चुप है। लेकिन आपको पता है एक सच्चाई, सरकार इसलिए चुप है क्योंकि वो असमर्थ है, इनकॉम्पिटेंट है मणिपुर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? नहीं, कभी कभी चुप रहना भी सही होता है। क्योंकि सरकार इस वक्त इसलिए चुप है क्योंकि हमें पता है कि मणिपुर का मुद्दा बल से, फोर्स से सॉल्व नहीं होगा। मणिपुर का मुद्दा सॉल्व होगा बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी और डेलीगेशन से, डेलिबरेशन से, पीसफुली। और उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना मणिपुर में आग को बढ़ावा देगा। अगर बोलते ना, ये आ जाते हैं कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लोग, कह रहे देखो दिल्ली से तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता मणिपुर के लिए, नहीं आएगा। ठीक, जरा डिप्लोमेसी को समझिए। इस वक्त दिल्ली से निकला हुआ एक स्टेटमेंट मणिपुर के लिए मणिपुर में आग और बढ़ा सकता है, वो वहां पर पेट्रोल का काम करेगा। दिल्ली का वो स्टेटमेंट मणिपुर के लिए इन्फ्लेमेबल होगा बहुत ज्यादा, राइट? उस वायलेंस को और बढ़ता देखेंगे हम अगर सेंटर से कोई स्टेटमेंट आता है तो, राइट? न्यूज नहीं पता होगी आपको, आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये मीडिया में, हमारी मीडिया भी बहुत खूबसूरत मीडिया है, अब चूंकि आपको पता है। देयर इज अ पर्टिकुलर मैगजीन, नॉट मैगजीन सॉरी, देयर इज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट को निकालने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आती है हर साल, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। आपको पता है इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी? हमारी ओवरऑल रैंकिंग जो है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इंडिया की रैंक है 159, जो कि पिछले के पिछले साल तक 161 हुआ करती थी। खैर इंप्रूव तो किया है हमने, नो डाउट इन दैट। 161 से 159 पर आ गए। इंडिया इज नोन एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस ग्लोब। यस, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस ग्लोब का जो चौथा पिलर होना चाहिए, जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी हालत यह है। और वजह हम सब जानते हैं। हमारे रिपोर्टर्स बिजी हैं कि किस पॉलिटिशियन के बेटे या बेटी की शादी में व्यंजन क्या थे, 56 भोग थे कि नहीं। सास बहू और साजिश चलती है हमारे यहां न्यूज चैनल पर कि देखिए बिग बॉस में क्या हुआ, देखिए कहानी घर घर की में क्या चल रहा है, कसौटी जिंदगी की में क्या चल रहा है ना। आलिया भट्ट ने क्या शॉपिंग करी, रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से लड़ाई क्यों करी, ठीक। विक्की कौशल ने कैटरीना से शादी कर ली, सलमान खान की शादी कब होगी, ऐश्वर्या अभिषेक का तलाक हो रहा है। ओ माय गॉड, इतना नेशनल इश्यूज होते हैं ना भाई साहब, देखकर दिल रोने को हो जाता है। ठीक, वो उसमें चिल्ला रहा होता है इंडिया वांट्स टू नो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। मैं कहता हूं भाई दे दे, नहीं मर जाएगा, राइट? और ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, है ना। और नो डाउट इन दैट इनकी रैंकिंग इतनी आती है। कोई एक मीडिया वाला किस दिन मेरे सामने बैठ जाए, मेरे 4-5 सवालों का जवाब दे दे, तो या तो फिर उसके बाद जिंदगी में, दुनिया में, या तो वो नहीं या तो हम नहीं। ठीक, 159वीं रैंक है। कब बात करेगी हमारी मीडिया इसके ऊपर? कभी नहीं, नेवर। आपको पता है ऑन एन एवरेज, ये डेटा जो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है। आपको पता है 2023 से 24 के बीच में कितने किसानों ने किसानी छोड़ दी? 10,218 एग्जैक्ट, सॉरी 10,281। 2023 से 2024 के बीच में 10,281 farmers they left the farming sector. You know why? Because they died. सुसाइड किया है 2023 से 24 के बीच में, एक साल का डेटा है एनसीआरबी का। ठीक,
which has stated that 10,281 farmers they committed suicide. और उसी एनसीआरबी ये तो गवर्नमेंट साइट है, राइट? उसी एनसीआरबी का एक दूसरा डेटा भी है, उन्होंने बताया कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ इंडियन फार्मर, एवरेज मंथली इनकम ऑफ एन इंडियन फार्मर, डेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 10,281 फार्मर्स ने सुसाइड किया है, तो जो एवरेज मंथली इनकम जो निकल कर आया है वो आया है 10,218 रुपीज। 10,218 रुपए कमाता है मेरा किसान महीने के। इतना पैसा तो शायद हम 2-3 दिन घूमने कहीं चले जाएं, एक बार शॉपिंग करने चले जाएं, ठीक, कहीं पार्टी करने चले जाएं तो लगा के आ जाते। मेरा पेट भरने वाला किसान अपने बच्चों का पेट कैसे भरता होगा, जरा सोचिए। अपने बच्चों की स्कूल की, कॉलेज की फीस कैसे भरता होगा, बूढ़े माँ बाप की दवाई कैसे लाता होगा, ठीक, जरा उसका सोचिए। तो क्या इस पर कभी कोई चर्चा होगी? कभी नहीं। इस पर चर्चा होने लग जाएगी तो टीआरपी भी तो गिर जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी तो है कि आपको और मुझे पसंद भी तो मसाला है ना। मैं और आप देखने मूवी तो इसलिए जाते हैं ना कि शीला जवान हुई या नहीं, मुन्नी बदनाम हुई या नहीं, राइट? तो अब मीडिया भी फिर वही दिखाती, राइट? सो 10,281 फार्मर्स एक साल में सुसाइड करते हैं, 10,218 रुपए महीने की इनकम के साथ जीते हैं, ठीक? नहीं आएगा। मणिपुर में मिलिटेंट्स के पास स्टारलिंक की सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स पाए गए हैं। यस, स्टारलिंक एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी है जो अमेरिका में है। अमेरिका में एक कंपनी है स्टारलिंक, जिसके सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स कहां पाए गए हैं? मणिपुर के मिलिटेंट्स के पास। हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल, राइट? हाउ? इतनी वाहियात चीज कैसे हो सकती है? कोई समझा तो दे, कोई जवाब तो दे दे, राइट? और फिर उसके बाद मुद्दा आ जाता है आज की डेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर पता नहीं कब कोई क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन नहीं उठेगा। कन्नडा, कर्नाटका में पहले मुद्दा चल रहा था हिजाब को लेकर, अब अचानक से वहां एक दूसरा मुद्दा शुरू हो गया है। लोग वायलेंट हो गए हैं कि कन्नडा क्यों नहीं बोल रहा है, कर्नाटका में है तो कन्नडा बोल, ठीक? इसके ये कैसे हो रहा है अचानक से? ये एंटी इंडिया एक्शंस इतने ज्यादा कैसे हो जा रहे हैं? मैं कन्नडा को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं किसी लोकल जगह पे हो तो वहां की लैंग्वेज मत जानो, बिल्कुल जानो, लेकिन इंडिया 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है मेरे पास। आर्टिकल 343 अगर मैं बात करूं, मैं अपने पार्ट 17 की अगर बात करूं, तो 22 भाषाएं हैं मेरे पास जो ऑफिशियल हैं, जिसमें हिंदी भी है, कन्नड़ भी है। मैं अगर कन्नड़ नहीं जानता हूं तो ये मेरी गलती, मेरा गुनाह नहीं है। हां, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं किसी लोकल एरिया में रहता हूं, वहां का लोकल कल्चर मुझे पता होना चाहिए, वहां की लोकल चीजें मुझे आनी चाहिए, वहां के लोकल जो भाषा है मुझे पता होना चाहिए, और मुझे लोकल कस्टम्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, क्यूजिन का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप उसे डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, यह भी गलत हो जाएगा। और कर्नाटका भी मेरी एक शान है, जैसे कश्मीर मेरी शान है, जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट मेरी शान है, पंजाब मेरी शान है, तमिलनाडु मेरी शान है, तो कर्नाटका भी है। सिलिकॉन वैली कहीं अगर है तो बेंगलुरु में है। इस देश की सबसे हाईटेक सिटी अगर कोई है तो वो बेंगलुरु है, राइट? और कर्नाटका ने इस देश को बहुत बेहतरीन रिवॉल्यूशनरीज और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स दिए हैं। कर्नाटका इस देश में कॉफी दे रहा है, बहुत हैवी लेवल पर एग्रीकल्चर है कर्नाटका के अंदर, तो कर्नाटका तो जान है मेरी। मैं कन्नड़ नहीं जानता, ये मेरी गलती नहीं है, हां मुझे जानना जरूर चाहिए। लेकिन अब अचानक से अगर कुछ लोग उठकर ये बोलने लगे कि ये कन्नड़ा है, ये कर्नाटका है, यहां रहना है तो कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, ये मेरी समझ के बाहर होता है कि अचानक से ये डिमांड कैसे आ गया, राइट? क्यों है ये डिमांड? किसने
शुरू करी इस डिमांड? कैसे, कहां से आया? ये डिमांड इन्फ्लुएंस करी जा रही है, लोगों के मन में बैठाई जा रही है, सो दैट इंडिया को तोड़ सके और फिर अपना फायदा उठा सके। अचानक से एक डिमांड आ गई खालिस्तान। अचानक से कुछ लीडर्स पैदा हो जाते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो भर भर के इंडिया को गालियां देते हैं, और उसके बाद हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है, हमारी जो भाईचारा है, उस पर सवाल निकल कर आ जाता है। वो जो पगड़ी होती है ना, पग, वो उसको देखकर ना एक सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, पीस। अगर मैं किसी अनजान रास्ते पे जा रहा हूं ना, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, कहीं पर भी गया हूं मैं, अगर मुझे किसी अनजान रास्ते पे कहीं डर लग रहा है और मुझे सामने से एक बंदा आता नजर आता है जो पगड़ी पहना है, जो हाथ में कड़ा है, जिसके हाथ में, जिसके यहां कमर पे कृपाल लटकी, राइट, मुझे वो देखकर ना थोड़ा सुकून मिल जाता है कि मुझे पता है कि हाँ यार, ये है, ये मेरी मदद करेगा। हमारे गुरुद्वारों में न धर्म, न जाति, न रंग रूप, कुछ नहीं पूछा जाता है। दिन में 4 बार जाओ, हफ्ते के 7 दिन जाओ, महीने के 30 दिन जाओ, साल के 365 दिन जाओ, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि यार रोज आकर खाना खाते हो और इतना खाते हो, कतई नहीं। आप कम खाएंगे तो उल्टा ज्यादा खिलाएंगे, नहीं नहीं और खाकर जाओ, राइट। तो वो जो सिखिज्म है ना, वो तो मेरा डिफेंस है, मेरा प्रोटेक्शन है। अगर मैं अपनी मां बहनों को लेकर कहीं जा रहा हूं ना, अगर मुझे सामने से कोई पगड़ी वाला दिखता है तो मुझे सुकून हो जाता है। या मैं अकेले भी जा रहा हूं ना, जहां मुझे डर लग रहा है, और उस पगड़ी पर सवाल उठा दिया है अब कुछ एंटी इंडियंस ने, जो इंडिया में रहते भी नहीं है और शायद जिनकी औकात भी नहीं है कि वो इंडिया आ पाए, राइट। तो वो पगड़ी जो मेरी शान है, वो पगड़ी जो इस देश की पहचान भी है, राइट। जब एक बार शास्त्री साहब ने जब 1965 में नारा दे दिया था ना आर्मी चीफ को कि गेट मी लाहौर, तो लाहौर को 2 दिन तक इंडियन आर्मी ने सीज करके रखा था। वहां पे सबसे आगे जो खड़ी थी वो थी सिख बटालियन। वो उधर आयूब खान पागल हो गया था कि भैया वो जो इंडिया के सरदार है उनको समझाओ, ठीक है, कि हमने फ्लाइंग सिख का खिताब ना सिर्फ और सिर्फ मिल्खा सिंह को दिया है, सबको नहीं। ये सारे उड़ उड़ के मार रहे हैं और बहुत बुरा मार रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में ये बातें भी बहुत कम लिखी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास भी उन लोगों ने लिखा है जिनको हिंदुस्तान से कुछ खासा मोहब्बत थी नहीं, ठीक। सो 2 दिन तक हमारी आर्मी ने लाहौर अपने कब्जे में रखा हुआ था। यस, लाहौर। बस द देन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने सैम मैनेक्शॉ से बात करते हुए फोन पे बोला था, सैम गेट मी लाहौर, राइट। और फिर उसके बाद जो सिख रेजिमेंट थी, जो बढ़ी थी आगे अमृतसर से, फिर उन्होंने बताया था, राइट। तो आज उस पगड़ी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया, कैसे, ये समझ के बाहर है, राइट। और वो निशान, जो सवाल है, वो शुरू भी किसने किया है? वो जो साले इंडियंस हैं भी नहीं, जो इंडिया में रहते ही नहीं, राइट। क्योंकि वो ये मुमकिन नहीं है ना। हम वी आर स्टैंडिंग, वी लिव ऑन द लैंड ऑफ गुरुज, है ना। हम बाबा दीप सिंह को फॉलो करने वाले, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव, इनकी तो हम बात, वो तो मतलब चलो अलग ही कैटेगरी हो गई, ठीक। हम बात करते हैं हरमंदिर साहिब की, कि गर्दन कटवाने के बाद भी अगर कोई लड़ सकता था ना तो बाबा दीप सिंह थे, राइट। हम बात करते हैं उधम सिंह की, हम बात करते हैं भगत सिंह की, हम बात करते हैं करतार सिंह सराभा की। तो हमारे पास चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सचिन सान्याल भी हैं, बटुकेश्वर दत्त भी हैं, राइट। तो इतिहास के पन्नों से ये नाम खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बट बहुत लंबे समय तक नहीं। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज नथिंग इज परमानेंट। तो अगर इस देश में हम ये देख रहे हैं कि ये इतने इविल्स जो हैं ये हमें परेशान कर रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। हम एक रोज कभी तो जागेंगे, शायद मेरी बात सुनकर जागेंगे, किसी और की बात सुनकर जागेंगे, मैं जागूंगा, आप जागेंगे, कभी तो होगा ना। तो इस रीजनलिज्म से हम छुटकारा पाएंगे, इस कास्टिज्म से, रेसिज्म से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से हम छुटकारा पाएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा एक रोज, राइट। ओके, सो ये पूरी दास्तान थी
एविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को लेकर, जिसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कास्टिज्म, रेसिज्म, रीजनलिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि दीज आर द टॉपिक्स जो एवरी नाउ एंड देन आपको आपके न्यूज़पेपर में मिलते हैं, और आपका जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है उन सब में ये चीजें आपको रिपीट करी जाएंगी। ओके, सो गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो उसको अपने अगले सेशन में पहले हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट, सी यू ऑल लेटर।